उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन कहा कि मैं एडवाइस लेने का 500 करोड़ लेता हूँ। तो जनता समझ गया कि यह जब एडवाइस लेने का 500 करोड़ रुपया लेता है तो यह देश का राज्य का जब बागडोर समझ रहेगा तो पूरा देश बेच देगा। ये 52 करोड़ का डील पकड़ा गया है वो सर्किल रेट के हिसाब से पटने का। अगर वैल्यू रेट हम देखें तो 500 करोड़ से ऊपर का है। वो लगभग 10,000 करोड़ का बच्चा मालिक बन गया। तो वो क्यों कि सरकार का हर बड़ा अधिकारी के बिचौलिया वो है, सबका लेन देन वो करता है। अगर वो गायब हो गया है, अगर उसको सामने कहा जाए सरकार धराशायी उसी दिन हो जाएगी। क्योंकि जिस दिन वो अरेस्ट हुआ उस दिन नीतीश कुमार के साथ रहने वाले 4-5 अधिकारी कम से कम जेल के अंदर। जो बोल रहा हूँ अपने आधार पर नहीं बोल रहा हूँ, सरकार ने उसको एक्यूज किया है। उसके यहाँ रेड हुआ है, पिछले जुलाई में उसका लैपटॉप रेड हुआ है। अभी भूमि उसका FIR हो गया लेकिन नाम नहीं आ रहा। उसकी गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो रही है कि गिरफ्तारी होगी तो न सिर्फ संजीव हंस जैसे 1 दर्जन अधिकारी जेल में होंगे। तो राहुल गांधी जी का जो सोच है और जो सपना है वो चरितार्थ करना चाहते हैं कि सामाजिक न्याय के लोग की भागीदारी सरकारी नौकरी प्राइवेट सेक्टर तक ही सीमित न रहे और राजनीति में भी भरपूर हो, नीचे से ऊपर तक। सिर्फ भागीदारी ही नहीं हो, उनकी हिस्सेदारी भी हो। जिन कारणों से आप देखिए कि राहुल जी जब भी बिहार आए हैं, इस 4-5 बार हो गया है इस साल में, और हर बार वो सामाजिक संगठनों के लोग से संवाद किए हैं। कोई राजनीतिक रैली उन्होंने नहीं की है। तो अभी ये राजनीतिक कार्ड खेल रहे हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन देश राजनीतिक कार्ड को बराबर इस्तेमाल नहीं करता। सामाजिक कार्ड तो मान लिया कि खेला नरेंद्र मोदी ने, लेकिन आपको मुद्दा विहीन नहीं कर दिया। नहीं, मुद्दा तो है ही। आप भी हमारा सीज फायर की घोषणा अमेरिका के राह पर डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करके करता है। नमस्कार मित्रों, द पॉलिटिकल पंडित में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत खास मेहमान राजेश राठौर साहब। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। राठौर साहब, बहुत सारे सवाल हैं, ताबड़तोड़ एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बिहार भ्रमण हो रहा है राहुल गांधी जी का। ऐसा प्रतीत हो रहा है कांग्रेस के स्कीम ऑफ थिंग्स में बिहार बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। कन्हैया पद यात्रा कर रहे हैं, आप पूरा का स्ट्रक्चरल चेंजेस कर रहे हैं एक साथ। क्या उम्मीद करें जनता? देखिए, आपके एक सवाल एक है लेकिन उसमें 2 सवाल आ रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस कुछ कर रहा है। बिहार न केवल कांग्रेस के लिए, बिहार देश के लिए भी मार्गदर्शक रहा है, फिर मार्गदर्शक होगा। बिहार बदलाव का वाहक रहा है। हम सियासी लोग हैं, स्वाभाविक बात है कि अपनी खोई हुई जनाधार को वापस करने का प्रयास करेंगे ही। उससे ज़्यादा महत्व ये है कि उन सामाजिक मुद्दों को लेकर हम चलेंगे जो आज के दिनों में आवश्यक है। तो राहुल गांधी जी का जो सोच है और जो सपना है वो चरितार्थ करना चाहते हैं कि सामाजिक न्याय के लोग की भागीदारी सरकारी नौकरी प्राइवेट सेक्टर तक ही सीमित न रहे और राजनीति में भी भरपूर हो, नीचे से ऊपर तक। सिर्फ भागीदारी ही नहीं हो, उनकी हिस्सेदारी भी हो। जिन कारणों से आप देखिए कि राहुल जी जब भी बिहार आए हैं, इस 4-5 बार हो गया है इस साल में, और हर बार वो सामाजिक संगठनों के लोग से संवाद किए हैं। कोई राजनीतिक रैली उन्होंने नहीं की है। चाहे जगलाल चौधरी जी की जयंती समारोह हो, सामाजिक न्याय के लोगों के साथ उनकी बैठक हो। आप हाल फिलहाल देखे होइएगा कि दरभंगा में गए, दरभंगा में अम्बेडकर छात्रावास में जाके छात्रों से संवाद करना था। निकल लिए, सरकार उसमें बाधक बनी। बच्चे अड़ गए कि नहीं, हम मिलेंगे अपने नेता से और छात्रावास में बुलाएंगे उनको, हम छात्रावास के हालात को दिखाएंगे। सरकार बाधक बनी, बावजूद 1.5 किलोमीटर पैदल चले गए, वहाँ संवाद किया। और उसी दिन उस पर FIR भी दर्ज हो गया है। उसमें FIR दर्ज हो गया है लगभग 150-200 लोगों पे, जिसमें 100 से ज़्यादा वह अम्बेडकर छात्रावास के बच्चे हैं। उसी दिन हमारे लगभग
60 राष्ट्रीय नेता अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में शिक्षा न्याय संवाद किए, जिसमें दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के छात्रावास में जाके बात की। जहाँ छात्रावास नहीं उपलब्ध हुआ वहाँ हम टाउन हॉल की बात किए कि वहाँ संवाद करने में कि बच्चों की हालात क्या है, छात्रावास की क्या हालात, दो बातें होती है। अगर टाउन हॉल में आप करते हैं तो छात्रों की हालात के बारे में पता चलता है, और आप छात्रावास में जाके करते हैं तो दो बातें चलती है, छात्र और छात्रावास दोनों की हालात आपसे अवगत होता है। तो इसीलिए राहुल जी का ये सोच है कि हम जातिगत जनगणना, उनका राजनीतिक सोच नहीं है, ये सामाजिक सोच है और उसी का एक पार्ट है। इसलिए हम सामाजिक बदलाव के लिए राहुल गांधी जी लगातार बिहार आ रहे हैं। तो स्वाभाविक बात, हम सामाजिक बदलाव की बात करेंगे, समाज की हिस्सेदारी की बात करेंगे, उनकी भागीदारी की बात करेंगे तो कांग्रेस मजबूत होगी। आज हम मजबूत होंगे। फर्टाइल ग्राउंड आपको बिहार लग रहा है? हालांकि 1990 के पहले तो तमाम सीटों पर कांग्रेस ही यहाँ पर काबिज हुआ करती थी, तो फर्टाइल ग्राउंड तो जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए काफ़ी रहा है ये बिहार। आपको लग रहा है शायद इसीलिए इतनी कवायद हो रही है सींचने की, ताकि ये जो है इसका पूरा लाभ मिल सके कांग्रेस को? तो कांग्रेस को लाभ मिले इसलिए तो हम लोग काम करते ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो भारत कहाँ चला गया है, आप देखोगे उस दिन राहुल गांधी जी पटना आए और सिविल सोसाइटी के, डिफरेंट सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ वो फूले फिल्म देखे। फूले फिल्म घर में भी बैठ के देख सकते थे, सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ बैठे, पटना में बैठे, क्यों देखे? उसमें हर लोग फिल्म देखने के बाद कई लोग आलोचना भी की। हम तो सरकार से आग्रह भी कर रहे हैं कि अगर सरकार चाहे तो इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दे, ताकि हर लोग देखे फुल्ली फिल्म क्या है, तब पता चलेगा क्या है। उसमें एक सेक्टर राहुल गांधी से मिले तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा 2 करोड़ लोग स्वतंत्रता सेनानी फैमिली है, जो हम कांग्रेसी फैमिली है, जो जातिगत जनगणना हो उसमें इस बात का भी उसमें ऐड किया जाए कि स्वतंत्रता सेनानी फैमिली टोटल कितने हैं। वो कास्ट लाइन से ऊपर देश की आज़ादी में आए थे। तो जब समाज के बीच में जाते हैं तो नई नई बात आती है। तो जब बिहार उसको एसिमिलेट करते चले जाते हैं। हाँ। एक चीज़ जो मतलब जिस पर मैं आपके विचार चाह रहा था वो ये कि बार बार आप तेलंगाना मॉडल का जिक्र करते हैं, राहुल गांधी तेलंगाना मॉडल का जिक्र करते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव जाति जनगणना जो बिहार में हुआ तो उसको लेकर के काफ़ी पीठ थपथपाते हुए नज़र आ रहे थे। तो क्या राहुल गांधी बिहार में हुए जाति जनगणना से इत्तेफाक नहीं रखते, उसको सिरे से नकारते हैं? सीधे तौर पर तो कह भी रहे हैं कि खामियों से भरा हुआ है, तो क्या ये एक तरीके से मुंह चिढ़ाना नहीं हुआ अपने अलायंस पार्टनर को ही? नहीं सर, उसमें है क्या कि सबसे पहले केंद्र सरकार उसको खारिज कर दिया कि जातिगत जनगणना राज्य करा ही नहीं सकती। वो एक सर्वे है, हम उस जातिगत जनगणना को मान भी लेते हैं। तो आज तक आपके बारे में किसी कोई साइट पे है कि आप कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, हमारी स्थिति क्या है? बहुत लोगों की तो शिकायत ही आई कि घर पे कोई आया ही नहीं। यही जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है, तो खोर अलग है। जब जातिगत जनगणना सिर्फ एक राज्य तक सीमित हम नहीं चाहते, संपूर्ण भारत में हो, किसकी कैसे हालात है ये सार्वजनिक हो, उस हिसाब से उनको समाज के मुख्यधारा में लाने की बात चल रही है। हम जो ऐसा हिंदुस्तान है उसको ऐसे हिंदुस्तान की बात हम लोग कर रहे हैं। तो तब होगा जब 50% का जो आरक्षण बैरियर है उसको हम नांगेंगे, तब भी संभव। एक चीज़ और समझना हम चाह रहे हैं, अभी जैसे ही केंद्र सरकार ने जाति जनगणना पर अपनी स्थिति स्पष्ट की, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए एक तरीके से बॉम्ब शेल था, बैठे बैठाए आपके हाथ से एक बड़ा मुद्दा छीन लिया उन्होंने? नहीं, ये मुद्दा की हो तो अंततः तो विपक्ष की जीत होगी। राहुल गांधी जी जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक की लगभग 5000 किलोमीटर की पैदल यात्रा उन्होंने की, उसमें ही उन्होंने कहा था कि जातिगत जनगणना कराएंगे। इतना ही नहीं, सदन में कहे थे कि जातिगत जनगणना कराएंगे, इसी सदन में कराएंगे, और नहीं हुआ तो दूसरे प्रधानमंत्री से कराएंगे, उन्होंने कहा था। अंततः सरकार को आनन फानन में निर्णय लेना पड़ा, लेकिन सरकार आज भी चालाकी कर रही है। गृह मंत्रालय जातिगत जनगणना कराती है। जनगणना कराने के लिए कम से कम 15,000 करोड़ रुपया की आवश्यकता होती है। गृह मंत्रालय के पास इस काम के लिए फंड मात्र 500 करोड़ है। जातिगत सिर्फ जनगणना के लिए 15,000 करोड़ रुपया चाहिए। हम जातिगत जनगणना कराएंगे तो
और पैसे का खर्च बढ़ेगा, चूंकि कॉलम बढ़ेगा, पेपर बढ़ेगा तो खर्च बढ़ेंगे। अब तक उसमें राशि आवंटित नहीं की गई है, टाइम फ्रेम नहीं बनाया गया है। तो अब भी ये राजनीतिक कार्ड खेल रहे हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन देश राजनीतिक कार्ड को बराबर इस्तेमाल नहीं करता। सामाजिक राजनीतिक कार्ड तो मान लिया कि खेला नरेंद्र मोदी ने, लेकिन आपको मुद्दा विहीन नहीं कर दिया। नहीं, मुद्दा तो है ही, आप भी उठाते रहेंगे इस मुद्दे को, आप भी उठाते नहीं, रहेंगे। मुद्दा क्या, हमारा ये लक्ष्य है, वो उनके लिए मुद्दा हो सकता है, हमारे लिए कर्तव्य है। मुद्दा और कर्तव्य दोनों दो चीज़ें हैं, हमें करके दिखानी है, हमें राजनीति नहीं करना है। इसीलिए तेलंगाना मॉडल बार बार इस बीच में आता है। इसका एक फॉल आउट भी होगा जाति जनगणना। अभी आपने देखा होगा कुछ ऐसे वीडियोस राहुल गांधी के वायरल हुए जहां पर वो कभी पत्रकार से उसकी जात पूछ लेते थे, किसी से भी जात पूछ लेते थे। आपको नहीं लगता है कि समाज में एक वेज पड़ जाएगा इससे? देखिए, नहीं, समाज के जितने प्रबुद्ध हैं, अपवाद उसका उदाहरण होता नहीं, वो सब चाहते हैं कि भारत तभी सशक्त और मजबूत होगा जब भारत का हर व्यक्ति सशक्त और मजबूत होगा, चाहे वो किसी वर्ग और समाज तो हो। कमज़ोर तबका को सशक्त किया जाए, उसके लिए जात की क्या आवश्यकता है? कमज़ोर तबका आपको ब्राह्मणों में बहुत ज़्यादा, अभी तो हाल करके जो यहाँ का सर्वे आया, EWS उसी में है, हम उसमें यही तो है कि जातिगत जनगणना में जो हमारा सामाजिक आधार है, शैक्षणिक आधार है, आर्थिक आधार है, वो सब उसमें आएगा। जो लोग बचे हुए हैं उन सबकी बात होती है। राहुल गांधी जी कहाँ हैं? देश सवर्ण का भी वो वर्ग जो छूटे हुए हैं मुख्यधारा से जुड़ने को, उनको भी जुड़ने की बात हो रही है। अब कुछ जो है राजनीतिक पंडित इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं कि आपके जाति जनगणना वाले मुद्दे की हवा निकालने के लिए वक्फ कानून भी लाया गया कि ठीक है, अगर हिंदुओं को बांटने की एक कवायद हो रही है इस देश में, तो अब मुसलमानों को भी बांटा जाए। तभी एकाएक हम देख रहे हैं कि हर ज़िले में जा कर के भाजपा के प्रवक्ता हों, उनके नेता हों, वो प्रेस वार्ता कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि वक्फ कानून से उनको क्या फ़ायदा है। खास करके पसमानदा मुसलमानों को साधने की एक कोशिश हो रही है। ये भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो आपकी राजनीति को निगेट करता है? देखिए, देश हिंदू मुस्लिम के राजनीति से बहुत अब आगे निकल गया है। तो खाली हिंदू के अंदर जात पर ही रहेगा देश, या आपको लग रहा है कि मुसलमानों में भी डिवाइड करके अब वो जो एक एन ब्लॉक एन मास वोट बैंक होता था उसको तोड़ो ताकि विजिबिलिटी फैक्टर बढ़ जाए? मेरी बेबाकी से कहने में दिक्कत नहीं है कि भारतीय होने के नाते कि भारत की राजनीति हिंदू मुस्लिम की राजनीति से ऊपर चला गया है। नरेंद्र मोदी जी को नकार दिया है इस मुद्दों पे, चूंकि अभी पहलगाम नकारे गए नहीं घटे ना, और पहलगाम घटना के बाद आप देखे होइएगा कि देश में हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबका एक था कि पाकिस्तान को छक्का छुड़ाइए, आतंकवाद को समाप्त कीजिए। कोई भी छुड़ाया क्या? पाकिस्तान का छक्का नहीं छुड़ाया है। सर, हमारे राष्ट्र की बात है, हमें ये कहने में किस प्रकार से कहूँ, मैं सिर्फ इंदिरा गांधी जी की याद करता हूँ कि 71 में क्या हुआ, जब देश हमारा मात्र 2 दशक आज़ादी के हुए थे। और मुझे याद है, आपको भी याद होगा, तब हमारे पूर्वजों के पैर में चप्पल और जूता नहीं हुआ करता था। एक जूता से 10 आदमी पहन के बारात या अपने रिश्तेदार के यहाँ जाते थे। हर घर में चापाकल नहीं हुआ करता था। बिजली की बात छोड़ दीजिए, उद्योग की बात छोड़ दीजिए, सार्वजनिक कुआं, सार्वजनिक मतलब क्या, मतलब हमारी हालात ऐसे थी जो हम हर देह पर कपड़ा नहीं था, तन ढका हुआ नहीं था। तब तो हम अमेरिका को आंख दिखाए, पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिए। और इंदिरा गांधी ने बात तक नहीं की अमेरिका के राष्ट्रपति से। उसमें तो पाकिस्तान को बैठ कश्मीर भी हासिल कर सकते थे भाई। इतने 90,000 से ज़्यादा आपके कब्जे में, मैं बहुत सारी मैं वही आ रहा हूँ। यहाँ भारत नहीं, मैं बहुत सारी जानकारी और भी आ गई है। नहीं, एक हिंदुस्तानी होने के नाते देखिए, सरकार का अपना होता है कि आप सीज फायर कर दीजिए। सीज फायर के लिए एग्रीमेंट होता है, कोई एग्रीमेंट आज तक सामने नहीं है। नहीं, मैं दूसरा कर रहा हूँ सर। कह रहे हैं कि तात्कालिक है। नहीं, हम 2 अभी तत्काल, ये इतना ही, ये बहुत महत्वपूर्ण हम बता रहे हैं कि हमारा सीज फायर की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करके करता है। और दूसरी बात, दूसरे दिन भी तो करता है। दूसरी बात हम वही आ रहे हैं, 3 दिन के बाद राष्ट्र के नाम संबोधन प्रधानमंत्री जी करते हैं, जो अमूमन 1 घंटा 45 मिनट बोलने के लिए जाने जाते हैं। उस दिन मात्र 22 मिनट बोले, और उनके बोलने से 5 मिनट पहले फिर
डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है कि व्यापार के धमकी देकर मैंने सीज फायर कराया, और प्रधानमंत्री सब बात बोलते हैं। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति बार बार ये बात बोले तो प्रधानमंत्री ने खंडन क्यों नहीं किया? प्रधानमंत्री क्यों नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं और आज तक नहीं बोले हैं। तो हम ये समझते हैं 56 इंच का सीना बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहता है, सीने में कलेजी कितना है। नहीं देखिए, कलेजा तो ये है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इतना डीप पेनिट्रेशन करके हमने उनके 18 में से 11 जो है एयर बेसेस को तबाह किया है, और ये साक्ष्य कभी भारत ने नहीं दिया। सैटेलाइट इमेजेस आप देख रहे होंगे, अब जो आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल जर्नल्स में लगातार ऐसी बातें आ रही हैं, या ये भी चर्चा का विषय हो रहा है कि कैराना जो उनका हिल है जिसमें बताया जाता है कि न्यूक्लियर उनके आर्सनल अवेलेबल थे, उसकी एंट्री एग्जिट पर बिल्कुल पिन पॉइंटेड बॉम्बिंग हुई है। तो ये तो अप्रत्याशित तरीके से हमला था। सर दो बात हो गई, एक हम पॉलिटिकल बात करते हैं, एक सेना के शौर्य की बात करते हैं। सेना के शौर्य पर किसी को संदेह नहीं है, सबको गर्व है, अभिमान है, स्वाभिमान है। तब तो 71 में 20 साल हमारे आज़ादी के वो मतलब लगभग 2 ही दशक हुए थे, तब हम छक्का छुड़ा दिया। आज सेना तो हम पाकिस्तान को नस्तो नाबूद कर सकता है। सेना को दोनों मिलकर के सैल्यूट कर सकते हैं कि छक्का छुड़ाया। हाँ, हम तो कह रहे हैं, हम पॉलिटिकल कह रहे हैं कि हमारे सीज फायर की पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं। पहली बार मैंने देखा पॉलिटिकल डिफरेंसेस हमारे हो सकते हैं, लेकिन जहां देश की एकता की बात होगी तो मैंने देखा कि पूरा विपक्ष आज भी है। मैं सिर्फ मेरा सवाल यहाँ है, पॉलिटिकल पे आते हैं कि हमारा सीज फायर की घोषणा हमारा सरकार कर सकता था, डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है? डोनाल्ड ट्रंप जब किया तो थोड़ा सा, क्योंकि अब चुनावी माहौल भी है, और अब तो देख रहे हैं कि काफ़ी यहाँ पर जो है एकदम माहौल पूरा एकदम हॉट होता चला जा रहा है, कयासों का बाजार बड़ा गर्म है। हम 2-3 चीज़ें आपसे समझना चाहते हैं कि पिछली बार कांग्रेस को 70 मिला था, कांग्रेस का परफॉर्मेंस उतना बढ़िया नहीं था, स्ट्राइक रेट उतना बढ़िया नहीं था। मैं भी समझ सकता हूं कि बिहार से काफ़ी लंबे वक्त से जुड़ा हुआ हूं, रिपोर्टिंग भी कर रहा हूं, इसी राज्य का हूं, समझ पाता हूं कि जो विनेबिलिटी फैक्टर होता है एक सीट का, वैसी सीटें कांग्रेस को नहीं मिली थी। शायद यही वजह था कि इतना पुअर परफॉर्मेंस कांग्रेस का था। इस बार कांग्रेस की रणनीति क्या होगी? दूसरा, ये सवाल का जवाब आप तब देंगे जब पहले एक बड़ा सवाल और ये है कि इंडिया ब्लॉक के तहत ही कांग्रेस चुनावी मैदान में जा रही है या फिर कांग्रेस एकला चलो की राह भी कर सकती है? नहीं, इंडिया ब्लॉक के अंदर वो सार्वजनिक तौर पर इंडिया ब्लॉक है। नहीं, इंडिया अब बिल्कुल है, अभी है, सिर्फ कांग्रेस कह रही है, अलायंस पार्टनर्स नहीं कह रहे हैं। नहीं, इंडिया ब्लॉक, चूंकि आपने देखा होगा तो अब है कौन कौन? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि पिछले दिन जो हम लोग इंडिया मीटिंग किए इंडिया ब्लॉक की, तो बैनर के पीछे आप देखो महागठबंधन नहीं लिखा था, इंडिया ब्लॉक लिखा था, और उसमें कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम, माले के अतिरिक्त मुकेश सहनी जी भी ऐड है। तो ये तो खाली बिहार की आप बात कर रहे हैं, इंडिया ब्लॉक सिर्फ बिहार में एग्जिस्ट कर रहा है, बाहर नहीं कर रहा। नहीं, देश भर में देखिए, इंडिया ब्लॉक पे चर्चा करेंगे तो थोड़ा विषयांतर हो। इंडिया ब्लॉक जिस दिन बना था उस दिन भी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बना था, और उस दिन ये भी बात हुई थी, खासकर हम दिल्ली का उल्लेख करूँ आपको, कि दिल्ली के हमारे पार्टी के लोग भी और केजरीवाल भी दोनों चाहते थे कि हम अलग अलग चुनाव लड़ें विधानसभा का, तो लोकसभा में साथ लड़े और विधानसभा में अलग रहे, तब भी इंडिया ब्लॉक रहा। एक दूसरा, ममता बनर्जी बिल्कुल अलग लड़ी, ये कहते रहे कि मैं इंडिया ब्लॉक में हूं। तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, कि आज भी लोकसभा में विपक्ष की बैठक होती है, इंडिया ब्लॉक की होती है, तमाम विपक्षी दल उसी बैनर के तले बात करते हैं, अपनी पक्ष रखते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, और जब भी विपक्ष धरना प्रदर्शन करता है तो सब इंडिया ब्लॉक के लोग एक साथ हैं, कोई एक बाहर नहीं गया। राज्यों के परिप्रेक्ष्य में अलग अलग हो सकता है, लेकिन बिहार उससे अलग है। बिहार में इंडिया ब्लॉक में बिहार और झारखंड दोनों। तो हम आपसे समझना चाहते हैं कि देखिए क्या है कि कांग्रेस का एक वक्त जनाधार था, अभी भले ही स्थिति में थोड़ी सी वैसी स्थिति भले ही ना हो, लेकिन आपको नहीं लगता है कि जो तवज्जो कांग्रेस को मिलना चाहिए इंडिया ब्लॉक के तहत खास करके बिहार में वो नहीं मिल रहा है? नहीं, इस बात से हम इनकार करते हैं, क्योंकि इंडिया ब्लॉक पिछली बार हम 70 सीटें लड़े थे, आज भी हमारी भागीदारी है, सब बात हम लोग बैठ के करते हैं, और हमारा भी प्रभारी कृष्णाला बरूजा है। कुछ हुआ है, क्लैरिटी मिली है कि इस बार 70 मिलेगा कि 40 मिल जाएगा? ये हमारे देखिए मेरे स्तर की चीज़ें नहीं है, और सीटों पे अभी बैठ के नहीं हुई है कितने सीटों पे लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी, क्योंकि एक ओवर एम्बिशियस आदमी को और उनकी पार्टी को भी आपने शामिल किया ना, वीआईपी। अभी बीच में एक बयान आ गया था कि 60 सीट उनको भी चाहिए, तो कहाँ से कॉमोडेट? देखिए, वो हमारे नेता लोग बैठ के तय कर लेंगे, सीट इशू नहीं है, जीत इशू है। और अभी आप देखे होइएगा कि हम लोग आवेदन सभी सीटों पे ले रहे हैं, कांग्रेस ले रही है, और QR कोड के माध्यम से, इसीलिए
आपको प्रोसेस करने में आसानी होगी। हाँ, आप बेस्ट कैंडिडेट पहले से कर सकते हैं। हाँ, आप उसको वक्त दे सकते हैं। जैसे पिछले बार क्या हुआ था, अच्छी स्ट्रेटेजी कांग्रेस पिछले बार क्या हुआ था कि परसों आखिरी नॉमिनेशन है और आज रात में हमें सीटें आती थी, जो सीट हमारे डिमांड में नहीं था, हम प्रत्याशी खोज के नहीं रखे थे वहाँ। फिर आनंद फानन में प्रत्याशी लेते थे, उसको सिंबल दिए, नॉमिनेशन करा दिए, उसमें से ज़्यादातर रिजल्ट हमारे गड़बड़ हो गया। तो इस बार हम 243 पे अपना वर्क कर रहे हैं, प्रत्याशी के चयन है। जो सीट हमारे कोटे में आएगा हम उसको लड़ेंगे, जो हमारे कोटे में नहीं, हमारे लोग जो हमारे गठबंधन के साथी उम्मीदवार होंगे उनको मदद करेंगे। यानी आपके पास एक डाटा बैंक पहले से तैयार होगा, आप चयनित करके सूटेबल कैंडिडेट को रखेंगे। जो सीटें आपके किटी में आती हैं फिर उन सीटों को आप डिक्लेयर करेंगे और आप अपने कैंडिडेट को वहां पर उतार देंगे ताकि उसे सही वक्त मिल सके जी। लेकिन कभी आपको अंदाजा लग रहा है कि 70 सीटें कम से कम मिलेंगी ही आपको, या उससे कुछ कमेगा इस बार? देखिए, अगर साथी बैठते हैं तो सबके कोटे से सीटें घटेंगी। जब गठबंधन के साथी के साथ बैठते हैं 2-4 सीट कोई मायने नहीं रखता है। मैं वही कर रहा हूँ, अंतिम निर्णय लेते हैं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से। परंतु अब तक जो जितना पर लड़ा है उतनी उम्मीद लगाए बैठा है हर लोग, हर दल। साथी बढ़ेगा तो सब में से घटेगा। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछूं आपसे, बहुत हाइपोथेटिकल पूछ रहा हूँ। अगर मान लीजिए कांग्रेस को 50 से भी कम दे दिया जाए, संभावनाएं हैं, तो क्या कांग्रेस अकेला चुनाव लड़ेगी? सर, इसमें देने की बात नहीं है, न लेने की बात है। हम सब बैठ के सामूहिक निर्णय करते हैं। आप लोग बोल्ड डिसीजन क्यों नहीं लेते हैं? बहुत मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ, क्षमता तो है, राष्ट्रीय पार्टी है भाई, इतने साल तक जिसने देश पर राज किया उसका पुराना कैडर तो है, आपको एक संजीवनी देनी है। उत्तर प्रदेश बिहार को अगर आप फोकस करते हैं तो आप मान के चलिए अभी ना सही तात्कालिक रिजल्ट आपको 2025 में ना मिले, लेकिन कम से कम आप जमीन तैयार कर लेंगे 2029 के लिए, 2030 के लिए। सर, आप ऐसा थॉट प्रोसेस होता है क्या? ये थोड़ा सा मैं विशफुल थिंकिंग पर बेस्ड सवाल आपसे कर थोड़ा लिया। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से अलग हटकर बोल रहा हूँ। आज के हालात भारत के ऐसे नहीं हैं। बिहार में, भारत की सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा, बिहार में भी लगातार उसका जनाधार रहा है जो स्टेबल है, 98 से अब तक स्टेबल है। वो क्यों नहीं अकेले लड़ती? इसलिए नहीं लड़ती कि आज अकेले लड़के सरकार बनाने की क्षमता, खड़ा होने की क्षमता किन्हीं के पास नहीं है। और इसी का फायदा उठाते हैं नीतीश कुमार। हाँ, ये आप कह सकते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं। अभी आप देखिए, अभी से अब डिमांड शुरू हो गया कि 120, 125। हाँ, 243 में 120, 125 अगर जदयू ही लेके जाती है, जो कि स्ट्राइक रेट आपको पता होगा कि पिछले चुनाव में क्या था, स्ट्राइक 43 सीटों पर सिमट करके रह गई थी। ये भी तब जब नीतीश कुमार बार बार दम भरते थे कि हमने शराबबंदी कानून लागू किया तो महिलाओं का समर्थन प्राप्त। फिर बाद में ये बातें निकल करके सामने आने शुरू हो गई कि चिराग पासवान ने डैमेज किया और भाजपा के एजेंट के रूप में चिराग पासवान काम किया। ये तमाम भी बातें निकल करके सामने आई थी। वही प्रकरण हुआ था जबकि नीतीश कुमार ने उसे एक मुद्दा बनाया और एक बार फिर से एनडीए से खेमे से चिटक करके वो महागठबंधन के साथ हो गए थे। ऐसी कोई स्थिति उभरती हुई फिर से नजर आ रही है बिहार में? आपको लग रहा है अब मोर और लेस जो जहां ब्लॉक है वो वैसा ही रहेगा? देखिए, जो ब्लॉक जैसा है वैसा ही रहेगा, जो जहाँ से अलग होगा उसको नुकसान होगा। हम छोटा उदाहरण में अपने ही बारे में बात करूँ, 2009 में हम लोग अलग हो गए, हम और आरजेडी दोनों, हम दोनों ने नुकसान झेला। हालांकि मेरी सरकार तब भी यूपीए 2 बनी, ज़्यादा मतों से बनी। 2010 में हम लोग अलग हो गए, हम मात्र 4 सीट जीते, आरजेडी भी 20-22 पे रह गई। तो वक्त अकेले लड़ने का नहीं। नीतीश कुमार 2014 में अकेले लड़ा, 2 सीट पे सिमट के रह गया। उसके बाद विधानसभा कभी अकेले लड़ने की कुर्सी भी छोड़नी पड़ी। कांग्रेस पार्टी और आरजेडी तो अलग अलग चुनाव कई बार लड़ भी चुकी है, लेकिन भाजपा और नीतीश कुमार को अलग लड़ने की कभी हिम्मत नहीं होती है। तो उनको राजनीति आज भाजपा ने तो देख लिया है ना 2015 का नतीजा। 2015 में तो देख लिया है भाजपा ने। और नीतीश कुमार कभी हिम्मत कर सकते हैं क्या? जदयू कभी हिम्मत कर सकती है अकेले चुनाव मैदान में? नीतीश कुमार का आखिरी पारी है, वो कभी नहीं कर। वो 14 में समझ गए हैं कि वो उनके पास दूध किसी के पास है, उनके पास फिर जोरन है दही जमाने के लिए। अच्छा, जोरन समझते हैं ना? बिल्कुल। तो सिर्फ जोरन है, नीतीश कुमार का व्यक्तिगत कोई अस्तित्व नहीं। क्या भविष्य लग रहा है 25 में भाजपा उनको मुख्यमंत्री फिर से बनाएगी? 25 में सरकार ही भाजपा की नहीं बनेगी तो मुख्यमंत्री कैसे बनाएगी?
सरकार किसकी बनती है? हमारी बनेगी। और ये प्रशांत किशोर जो है इस तरह से बार बार यात्रा कर रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, वो भी कुछ सिग्निफिकेंट मुद्दे उठाते चले जा रहे हैं। मुद्दे अलग बात है, जनाधार अलग है। देश ये बिहार जाति धर्म में बटा हुआ है, उसमें प्रशांत किशोर जी कितने कारगर होंगे। उनको लगता है कि चुनाव हम कराए, जैसे पंडित जी शादी करा सकते हैं, खुद शादी करना अलग है। राजमिस्त्री बेहतर ताजमहल बना सकता है, लेकिन ताजमहल बनाने के लिए बालू, सीमेंट, गिट्टी, छड़, इस सब की ज़रूरत है। तो बेहतर इवेंट मैनेजमेंट के काम प्रशांत किशोर कर सकते हैं। अच्छा गेट लगाएंगे, पर्दा लगाएंगे। डिस्ट्रक्शन का भी काम कर दिया था उन्होंने उपचुनाव में, 4 की 4 सीटें हारने पर मैंने आपके कटवा तो मानेंगे। मैं बेबाकी से आपके पास कह रहा हूँ कि दोनों ब्लॉक के बाद जो प्रत्याशी कुछ वंचित रह जाएंगे, जो चुनाव लड़ते ही हैं, प्रशांत किशोर जी अंत में उनको अप्रोच करेंगे कि आप हमारे दल से लड़िए। प्रशांत किशोर जी का न कोई कैडर है, न कोई वर्कर लड़ेगा, मैं आज भी कह रहा हूँ। तो हमारे गठबंधन से जो वंचित रह जाएंगे या एनडीए गठबंधन से वंचित रह जाएंगे, ऐसे कई प्रत्याशियों की इच्छा होती है हम चुनाव लड़े हैं, तो उसको अप्रोच करेंगे प्रशांत किशोर जी, उससे लड़ाएंगे। न कोई आधार है, न इनके कोई मुद्दे हैं। इवेंट मैनेजमेंट पे देख लिए, इतने टेंट पंडाल लगाए थे गांधी मैदान में, कौन लोग आए? एक पार्टी और आई थी प्लूरल्स, एकाएक आप देखोगे कि चर्चा में सुर्खियां बटोर रही थी वो, लगभग तमाम जितने भी अखबार हैं फ्रंट पेज पे फुल पेज ऐड आया था। तो वो प्लूरल्स, पुष्पम प्रिया, और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ वो गए। सर ऐड आना प्रशांत, और ऐड मेरे पास पैसा हो जाएगा तो मैं फुल पेज का ऐड रोज़ दे सकता हूँ। पैसे नहीं है तो मैं आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूँ, वर्कर हूँ इसलिए। प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि मैं एडवाइस लेने का 500 करोड़ रुपया लेता हूँ। तो जो व्यक्ति एडवाइस लेने का 500 करोड़ रुपया लेता है तो बैनर पोस्टर के लिए तो पैसे लगाएंगे ही। अब वो व्यक्ति उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन कहा कि मैं एडवाइस लेने का 500 करोड़ लेता हूँ। तो जनता समझ गया कि यह जब एडवाइस लेने का 500 करोड़ रुपया लेता है तो यह देश का राज का जब बागडोर समझ रहेगा तो पूरा देश बेच देगा, ये राज बेच देगा। इसके लिए राजनीति में पैसा का महत्व नहीं है, राजनीति में समाज का महत्व है। आपकी सोच की ज़रूरत पड़ती है। जेपी लोहिया, नेहरू, गांधी साहब सोचिए। ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट होते आप नहीं? ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये कभी संभव भी नहीं है, आज के दिनों में संभव नहीं है, आज के दिनों में संभव नहीं है। थोड़ा सा जो कुछ मैं अभी तक एनालाइज कर पाया हूँ चीज़ों को, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि नीतीश कुमार के नेतृत्व की क्षमता में कहीं ना कहीं कमी आई है। स्वास्थ्य के कारण बताया जा रहा है। हम देख भी रहे हैं कि पार्टी में 4 ऐसे पिलर्स हैं जो एक तरीके से निर्णय ले रहे हैं, नीतीश कुमार को चला रहे हैं। अलग अलग खेमे से ऐसी खबरें चल करके सामने बार बार आते भी रहती हैं। जदयू का भविष्य आपको कैसा दिख रहा है? सर एक मिनट मात्र वक्त लूँगा, उससे आपको जेडीयू का अस्तित्व समझ में आ जाएगा। एक नया इशू आया है जो मीडिया में नहीं आया, रीशु श्री नाम शायद आप सुना है? नहीं। अब देखिए आपके से बड़े लोग नहीं सुन रहे हैं। रीशु श्री एक ऐसा ब्रोकर है सरकार का जो कॉन्ट्रैक्टर और सरकार के बीच की करी है। उसमें संजीव हंस भी जेल में है। उस पर आरोप सरकार ने लगाया है अभी कि भवन निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, ऊर्जा विभाग, पथ निर्माण विभाग, ऐसे कार्यों में ठेके का बिचौलिया काम में करता था। उतना ही नहीं, उसके यहाँ रेड हुआ है तो 52 करोड़ का डीड पकड़ा गया है। वो सर्किल रेट के हिसाब से पटने का, अगर वैल्यू रेट हम देखें तो 500 करोड़ से ऊपर का है। वो लगभग 10,000 करोड़ का बच्चा मालिक बन गया। तो वो क्यों? कि सरकार का हर बड़ा अधिकारी के बिचौलिया वो है, सबका लेन देन करता है। अगर वो गायब हो गया है, अगर उसको सामने कहा जाए, सरकार धराशायी उसी दिन हो जाएगी। क्योंकि जिस दिन वो अरेस्ट हुआ उस दिन नीतीश कुमार के साथ रहने वाले 4-5 अधिकारी कम से कम जेल के अंदर चले जाएंगे। हम तो चाहेंगे कि इस मुद्दे पर कुछ साक्ष्य लेकर के आप सामने आए ताकि हम और आप फिर से इस पर चर्चा कर सकें। मैं करूंगा। आम जनता को ये जानने का हक है। हर तरफ से, हर जगह से ये बातें निकल करके सामने तो आ ही रही है ना कि भाई कोई भी अधिकारी बिना पैसे लेकर के काम नहीं करता। सर मैं जो बात बोल रहा हूँ, कुछ अखबार ने छापा, कुछ अखबार पे मैंने बयान दिया, किसी ने छापा नहीं, क्योंकि मजबूरी है बेचारे की, विज्ञापन बंद हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, डॉक्यूमेंट्स के साथ सर, वन साइडेड, क्योंकि देखिए वन साइड नहीं, एक अखबार, मैं जो बोल रहा हूँ अपने आधार पर नहीं बोल रहा हूँ।
सरकार ने उसको एक्यूज किया है, उसके यहाँ रेड हुआ है, पिछले जुलाई में उसका लैपटॉप रेड हुआ है। अभी भूमि उसका FIR हो गया, लेकिन नाम नहीं आ रहा। उसकी गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो रही है कि गिरफ्तारी होगी तो न सिर्फ संजीव हंस जैसे 1 दर्जन अधिकारी जेल में होंगे। इसीलिए कह रहा हूं कि आपके जैसे बड़े पत्रकार उस ऋषु श्री को नहीं जान रहा है, सिर्फ इसलिए कि उसके नाम को अखबार और मीडिया से दूर रखा जाता है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है कि सरकार धराशायी हो जाएगी। तो सरकार का जो नींव है वो करप्शन पर टिका हुआ है। ऐसे मुद्दों को लेकर के आप चुनावी मैदान में एकदम पूरी तरह से जोर शोर से उतरेंगे। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं हैं आपको, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका धन्यवाद। आपका भी आभार। तो मित्रों, द पॉलिटिकल पंडित के इस एपिसोड में आज इतना ही। आप सुन रहे थे राजेश राठौर साहब को। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। एक गुजारिश आपसे करना चाहता हूं, आपका बहुत समर्थन हमको मिल रहा है, हम स्टार्टअप हैं एक तरीके से, तो हम चाहते हैं कि अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्रों से भी आप आग्रह करें कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद।